दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है लेफ्ट विंगर फराज गुलजारी के ऊपर, जो कि मेलबर्न सिटी के लिए खेलता है और ऑस्ट्रेलिया की टॉप टियर में खेलता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टॉप टियर है ऑस्ट्रेलिया ए लीग, और मेलबर्न सिटी जो है उसकी जो रिज़र्व टीम है उसमें वो खेल रहा है अंडर 23 टीम में वो खेलता है। आहद हैदर को यहाँ पे मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे स्टैट्स भेजे थे इसके फराज गुलजारी के। बेसिकली ये 2007 बॉर्न है, ठीक है, तकरीबन 18 साल का है। एंड ऑल्सो ये लड़का जो है ये राइट फुटेड है, लेफ़्ट विंगर है, आउट एंड आउट लेफ़्ट विंगर। और दूसरी चीज़ ये है कि 20 मैचेस में 10 गोल और 14 असिस्ट ये कर चुका है मेलबर्न सिटी के लिए, अंडर 23 लेवल पे मेलबर्न सिटी के लिए। तो आई थिंक ही इज़ प्रिटी टैलेंटेड, और मैंने इसकी फुटेजेस भी निकाल के देखी। पिछले 4-5 दिनों से मैं यही कर रहा हूँ कि मैं इसकी फुटेजेस निकाल के देख रहा हूँ और छान के देख रहा हूँ जहाँ मुझे मिलती हैं इंटरनेट पे। मोस्टली मुझे यूट्यूब पे ही मिली हैं, और बाकी जो है मुझे कुछ आहद ने भी दी हैं। सो बेसिकली ये लड़का जो है ये एक ऐसा लड़का है जिसको प्रॉपर तरीके से स्काउट भी किया जा रहा है, और इसके पास पासपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे कैश ये है कि उसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया और वो पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आई थिंक ही कैन प्ले इन द जो पाकिस्तान अंडर 23 टीम है उसके लिए ये खेल सकता है। 17 साल का है, अंडर 19 टीम के लिए भी बल्कि खेल सकता है। सो ये सीन है। और एक और चीज़, जो पाकिस्तान अंडर 23 एशियन कप है उसका जो स्क्वाड है सबमिशन के लिए, उसकी जो डेडलाइन डेट है वो आज है, यानी कि 4 अगस्त को आज डेडलाइन डेट है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ। एंड दूसरा ये है कि अगर इसमें फराज गुलजारी आ जाए तो क्या ही बात हो, लेकिन अब मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि उसका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया है। लेकिन फ्यूचर में ये लड़का पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ीशान शफ़ी ने भी ट्वीट की है कि हारून हामिद और आदम खान एंड रायान मोहम्मद, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, अब्दुल समद अरशद टाइप के जो प्लेयर्स हैं, 5 से 6 डायस्पोरा प्लेयर्स को बुलाया जाएगा पाकिस्तान अंडर 23 टीम के लिए। और ये कल ही उन्होंने ट्वीट की थी। तो ये भी एक न्यूज़ आ रही है कि 6 से 7 डायस्पोरा प्लेयर्स जो हैं उनको कॉल आउट किया जा सकता है, उनको कॉल अप किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं जो बलूचिस्तान गोल्ड कप हुआ। बलूचिस्तान गोल्ड कप में स्पार्टक्स एफसी ने 4-1 से हराया था यहाँ पे इस्माइल मेमोरियल कराची को, IM के कराची को, और गोल्ड कप यानी कि पाकिस्तान का कराबाओ कप अपने नाम किया था। अब ये बलूचिस्तान गोल्ड कप इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि नेशनल चैलेंज कप, रीसेंट ख़बरें आ रही हैं और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नेशनल चैलेंज कप अक्टूबर तक डिले हो सकता है, वो अगस्त में, मिड अगस्त में शायद ना हो। ठीक है, रीसेंट इस वक्त ख़बरें ये आ रही हैं, और अक्टूबर में यानी कि जो अफ़गानिस्तान का मैच है उसके बाद जो मैचेस होंगे ना आपके अफ़गानिस्तान के, उसके बाद कहीं जाके नेशनल चैलेंज का पाना है, उससे पहले नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्लेयर्स का रिदम में रहना ज़रूरी था, इसलिए गोल्ड कप ज़रूरी था, और इसमें तकरीबन 50 फुटबॉल टीम्स खेल रही थी पाकिस्तान की। तो इसलिए वो लड़कों को रिदम में रखना उसके लिए क्रूशियल था बलूचिस्तान का गोल्ड कप। सो ये एक अच्छी चीज़ है, और इसमें ख़ास तौर पे जो पोपो FC का निज़ाम है उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जो आपका ताहिर ख़ान है मुस्लिम क्लब चमन का, उसने भी 6 गोल्स मारे और उसने हैट्रिक भी स्कोर की पोपो के अगेंस्ट। सो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि नज़र में आए हैं। फुरकान एक लड़का था कराची यूनाइटेड का, फुरकान उमर, वो एक ऐसा लड़का था जो कि नज़र में आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्पार्टक्स FC जो कि स्वात का क्लब है, और स्वात के क्लब ने कराची के क्लब को हरा दिया है दोस्तों गोल्ड कप में। दूसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात मैं करने वाला था वो ये थी कि पाकिस्तान अंडर 17 के ट्रायल्स होने वाले हैं, और इस्लामाबाद में 7 तारीख को है अगस्त में, और 9 अगस्त को कराची के अंदर है, कराची में। मुझे कराची की लोकेशन का नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद का मैं बता सकता हूँ। वो है G9 में जो आपका मेहरान ग्राउंड है, जहाँ पे ये अक्सर अब्दुल्ला शाह और आलमगीर गाजी जो हैं ये भी खेलते थे पहले। यहाँ पे आपको वो ट्रायल्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। ये कैंडीलैंड के ट्रायल्स हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ PFF। ठीक है, उनके साथ कोलैबोरेट करके कैंडीलैंड ट्रायल्स करवा रहे हैं। अगर आप इन ट्रायल्स में जाते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि जो PFF के जो ऑफिशियल ट्रायल्स होंगे ना अंडर 17 के, जब मुल्क के, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप कैंडीलैंड के ट्रायल्स में जाते हैं तो जो PFF के जो ऑफिशियल जो ट्रायल्स होंगे बाद में, उसमें आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक सीन है जो कि मैं बताना चाह रहा था। ये डेट टाइम मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, डेट टाइम आपके सामने है, और सिटी भी आपके सामने है कि किस सिटी में किस डेट पे ट्रायल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
दूसरी चीज़ ये है, अभी भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स पीएफएफ के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे हैं, फ्रोज़न बैंक अकाउंट्स एंड ऑल दैट, और इस वजह से उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है। लेकिन नेशनल चैलेंज कप करवाना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन हुआ है पीएफएफ के लिए। आई होप कि कोई उसका सोल्यूशन निकले और मोहसिन गिलानी उसका कोई रिजॉल्व निकालें, आई रियली होप। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे, वी विल टॉक अबाउट क्यूबा मिचेल। क्यूबा मिचेल जो है वो ओवरसीज़ बांग्लादेशी प्लेयर है और वो बांग्लादेश के लिए बहुत जल्द खेल सकता है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि वो वसुंधरा किंग्स के लिए अब खेलेगा। सनडरलैंड जो प्रीमियर लीग की टीम है उसकी अंडर 21 टीम में वो खेलता है, अंडर 21 टीम, और वहाँ से वो जो ओवरसीज़ बांग्लादेशी प्लेयर है वो अब खेलेगा वसुंधरा किंग्स में, और वो 10 लाख टका पर मंथ कमाएगा। 3 साल में वो 3 करोड़ रुपए कमाएगा, यानी कि सालाना वो 1 करोड़ रुपए जो है वो कमाने वाला है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी हैफ्टी अमाउंट ऑफ मनी है। एंड अगर एक पाकिस्तानी प्लेयर भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाके खेलता है तो तुम सोच सकते हो कि वो भी इसका 50% भी अगर कमा ले, ठीक है, या अगर इसका 30% भी कमा ले, तो मैं कहता हूँ कि कमाल ही हो जाएगा अगर ऐसा हो जाता तो। क्योंकि अगर वो 10 लाख पर मंथ ले रहा है टका, तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी 3 लाख पर टका मिल सकता है, 5 लाख पर टका मिल सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी भी आलमगीर गाजी जो भूटान में भी खेल रहा है, ही इज़ ऑल्सो अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, जिसकी वजह से उसकी जो फाइनेंशियल जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई है, ठीक है, उसको काफ़ी हेल्प मिली है उस 6 महीने की लीग से, तो वो एक चीज़ है। दूसरा, मैं मामून मूसा खान पे भी एक अपडेट देना चाहता हूँ। मामून मूसा खान नेक्स्ट सीज़न हो सकता है कि अबू मुस्लिम के लिए खेलें, उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा, जो कि 6 महीने की उनकी अफगानिस्तान चैम्पियंस लीग की जो लीग होगी उसमें। वो AFC चैलेंज लीग में नहीं खेलेंगे क्योंकि अबू मुस्लिम का जो ट्रेनिंग कैंप था वो इंडिया के अंदर था, और क्योंकि अबू मुस्लिम का ट्रेनिंग कैंप इंडिया में था तो मामून मूसा को वीज़ा नहीं मिलने वाला था, ये हम सबको पता है। तो क्योंकि उसको वीज़ा नहीं मिलने वाला था तो वो फिर गया ही नहीं ट्रेनिंग कैंप में, और अभी वो एटलीस्ट AFC चैलेंज लीग में तो 12 तारीख को नहीं खेलेगा फॉर अबू मुस्लिम। लेकिन वो नेक्स्ट सीज़न अबू मुस्लिम को रिप्रेजेंट बिल्कुल कर सकता है। टॉक्स आर गोइंग ऑन, नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है अगले जो सीज़न है उसके लिए। और अगर मैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग पे वापस आ जाऊँ तो क्यूबा मिचेल मेन फेस होने वाला है वसुंधरा किंग्स का। अगर वसुंधरा किंग्स में क्यूबा मिचेल भी चला जाए और हमारा एक पाकिस्तानी प्लेयर भी चला जाए, क्योंकि सार कंट्रीज़ के प्लेयर्स जो हैं वो अलाउड हैं, इंडिया का प्लेयर भी जाके खेल सकता है, तो वो एक चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था। और एक और बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये है कि IWL जो इंडियन विमेंस लीग है वो होने वाली है आपकी सितंबर में, लेकिन ISL का कुछ पता नहीं। अब ISL के जो प्लेयर्स हैं कोई पता नहीं, नवंबर में लीग स्टार्ट होगी, दिसंबर में लीग स्टार्ट होगी, अनसर्टेनिटी है। उनके जो 8 क्लब्स हैं ISL के, जिसमें हैदराबाद भी है, जिसमें गोवा भी है, जिसमें आपकी ये जो उड़ीसा का जो CEO था रोहन शर्मा, मेरे ख्याल से नाम है उनका, शर्मा साहब जो है वो बोल रहे थे कि भाई हम अपने क्लब को उस तरह से ऑपरेशनल नहीं रख सकते जिस तरह हम रखना चाहते थे, हम स्पॉन्सर्स एक्वायर नहीं कर सकते क्योंकि आगे कुछ पता ही नहीं है कि सीज़न कब होना है, इतनी अनसर्टेनिटी है तो स्पॉन्सर क्यों आएगा। और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमारी जो विमेंस टीम है वो ऑपरेशनल रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम से लड़कियां जाएं और एशियन कप में जाके खेलें इंडिया के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम बाकी जो हमने पैसे वगैरह देने हैं वो हम नहीं दे सकते, और ये बात बाकी 8 क्लब्स ने भी की है ISL के, कि वो अपने जो क्लब्स हैं उनको ऑपरेशनल किस तरह रखें, कैसे रखें वो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल सुनील छेत्री हैं, यहाँ पे छांगते है, अपुया है, ब्रेंडन फर्नांडिस है, अनवर अली है, झिंगन है, ये जो प्लेयर्स हैं ये अपने आप को रिदम में कैसे रखेंगे? क्या ये आई लीग में जाके खेलेंगे लोन पे, या ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जा सकते हैं, या ये कहीं और जा सकते हैं? ये क्या करेंगे? ये अपने आप को रिदम में कैसे रखेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में भी प्लेयर्स ऐसे ही सफ़र करते हैं जब लीग नहीं होती, ठीक है, वो अपने आप को रिदम में नहीं रख पाते। तो जब ट्रेनिंग कैंप होता है पाकिस्तान का तो 10 दिन फ़िटनेस को बहाल करने में लग जाता है, ठीक है। तो फिटनेस बहाल करते रहोगे तो फिर टैक्टिकल बातें कब होंगी, बाकी बातें कब होंगी, जो आपने मैच की ऑपोजिशन एनालिसिस करना होता है वो कब होगा? उसके लिए तो टाइम ही नहीं बचता। तो वो एक चीज़ है कि ट्रेनिंग कैंप फिर कितने दिन का मिलेगा यहाँ पे खालिद जमील साहब को, क्योंकि 23 तक तो जमशेदपुर जो है वो आपका दुरंत कप में खेल रही है। खालिद जमील साहब उसके मैनेजर हैं, अभी भी मैनेजर हैं उसके, तो वो 23 तक तो मैनेजर हैं खालिद जमील जमशेदपुर के। तो वो फिर इंडिया के लिए ट्रेनिंग कैंप कितने दिन का मिलेगा? 29 तारीख को आई थिंक ताजिकिस्तान का मैच है इंडिया के साथ, जो आपका कैफा नेशंस कप होना है। सो ये बहुत बड़े सवालात हैं जो मेरी समझ से इस वक्त बाहर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन विमेंस लीग को सितंबर में स्टार्ट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि बात हम करने वाले हैं विमेंस एशियन कप पे, क्योंकि उसमें इंडिया भी है और उसमें बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश पे भी मैं आऊँगा।
सबसे पहले लीग स्टार्ट होनी चाहिए आपकी इंडियन विमेंस लीग, वो स्टार्ट होनी चाहिए सितंबर में। दूसरा, जो मनीषा कल्याण टाइप की प्लेयर्स हैं, अगर उस तरह की कोई और प्लेयर हैं जो मुल्क से बाहर खेल रही हैं, इंडिया से बाहर खेली हैं या खेल चुकी हैं, उनको दोबारा कॉलअप किया जा सकता है अगर वो फॉर्म में है तो, अगर वो फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा, आपके ग्रुप में इस वक्त इंडिया का देखा जाए अगर तो वियतनाम है, चाइनीज़ टाइपे है। चाइनीज़ टाइपे 1991 में फीफा विमेंस वर्ल्ड कप खेल चुकी है। और दूसरी चीज़ ये है कि चाइनीज़ टाइपे AFC विमेंस एशियन कप 3 बार जीत चुकी है, ठीक है। तो चाइनीज़ टाइपे बच्चों का खेल नहीं है। और चाइनीज़ टाइपे ने पाकिस्तान को 8-0 से हराया था। तो आप अपना देख लें कि फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि चाइनीज़ टाइपे को कुछ लोग बहुत हल्का ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी हम उनको हरा देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं जी हम ड्रॉ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो चाइनीज़ टाइपे को, ठीक है। जापान 2 बार AFC विमेंस एशियन कप में चैम्पियन रह चुकी है, 2 बार, और ये आपके ग्रुप में ही है। जापान कितनी बड़ी टीम है विमेंस टीम, वो आपको पता ही है, मेरे से ज़्यादा बेटर पता होगा। वियतनाम जो है, सेकेंडली वियतनाम एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया वियतनाम को कुछ लेवल तक टफ टाइम दे सकता है और हरा भी सकता है। अगर 53 डेज़ का ट्रेनिंग कैंप हो, 60 डेज़ का ट्रेनिंग कैंप हो, क्या इतने दिन का ट्रेनिंग कैंप मिलेगा? क्योंकि पिछली बार मिला था, AFC विमेंस एशियन कप क्वालिफायर से पहले 53 दिन का ट्रेनिंग कैंप किया था इंडिया की विमेंस टीम ने, ठीक है, क्रिस्पन छेत्री के अंदर उन्होंने ये सब कुछ किया था, उनको ये दिया गया था ये सारा माहौल, और क्रिस्पन छेत्री ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। जस्ट लाइक पीटर बटलर इन बांग्लादेश, वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है वो बंदा। तो वियतनाम की जो अंडर 20 टीम है, अंडर 17 लड़कियां हैं, ये लड़कियां जो होती हैं ये AFC कॉम्पिटिशन्स में, आसियान कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो इनको भी आप हल्का नहीं ले सकते, सही है। तो इसके लिए चाहिए मेटिकुलस प्रेपरेशन, वो आपको करनी पड़ेगी, और विमेंस लीग करवाना इसलिए ज़रूरी है। सो मुझे लगता है कि 3 पॉइंट निकाल सकती है इंडिया यहाँ पे वियतनाम के अगेंस्ट, और चाइनीज़ टाइपे के अगेंस्ट बहुत मुश्किल होगा। वहाँ पे गोल डिफरेंस कम रखो, जापान के ख़िलाफ़ गोल डिफरेंस 3-0 4-0 से हारो बहुत है। तो फिर इंडिया जो है वो क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। क्वार्टर फाइनल में अगर इंडिया जीतता है और क्वालिफाई करता है और क्वार्टर फाइनल में जाता है, तो उनको अपने ओपोनेंट को हराना होगा और फिर वो डायरेक्टली फीफा विमेंस वर्ल्ड कप में चले जाएंगे। लेकिन अगर वो हार भी गए तो उनको एक और मौका मिलेगा, और फिर इंडिया को उस टीम को हराना होगा प्लेऑफ के अंदर, और वो 5वीं और 6ठी टीम बन सकती है टू गो इनटू द फीफा विमेंस वर्ल्ड कप। यही रूट बांग्लादेश के लिए भी है, सेम टू सेम। 3 ग्रुप्स होते हैं AFC विमेंस एशियन कप में, और बांग्लादेश अगर 3rd प्लेस पे आती है और अगर उनके 3 पॉइंट्स होते हैं और गोल डिफरेंस अच्छा होता है, 3 पॉइंट्स लेना इज़ अ मस्ट, इट इज़ अ मस्ट। ये नहीं हो सकता कि वियतनाम के ख़िलाफ़ इंडिया जो है वो ड्रॉ कर दे, ठीक है, और इधर भी ड्रॉ कर दे चाइनीज़ टाइपे, क्योंकि ग्रुप्स ही 3 है, ग्रुप्स इतने हैं ही नहीं, तो 3 पॉइंट लेना मस्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे देखा जाए बांग्लादेश को, चाइना डिफेंडिंग चैंपियन रह चुका है, सही है। नॉर्थ कोरिया जो है वो पॉट 1 में था, और वो भी 3 टाइम AFC विमेंस एशियन कप में चैंपियन रह चुका है। ये विमेंस एशियन कप की बात हो रही है। उज़्बेकिस्तान, सारी कहानी आपको पता है, नेपाल के साथ उनका मैच था, सबित्रा बंदारी ने कम बैक मारा, ठीक है, हैट्रिक करवाई, लेकिन उज़्बेकिस्तान का एक रेड कार्ड था उस मैच में। रेड कार्ड ना होता तो शायद कहानी डिफरेंट होती, वो पहले ही जीत जाते। पेनल्टीज़ पे मामला जाता ही नहीं है उज़्बेकिस्तान का। उज़्बेकिस्तान की जो विमेंस टीम की जो मैनेजर हैं, वो भी जो ड्रॉज हो रहे थे एशियन कप के, विमेंस एशियन कप के, उसमें वो मौजूद थी, सही है। तो उज़्बेकिस्तान भी एक ख़तरनाक टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश इन तीनों में से किसी को हरा सकती है तो वो रियलिस्टिक चांस जो है वो उज़्बेकिस्तान है, रियलिस्टिक चांस, क्योंकि उज़्बेकिस्तान विमेंस टीम अभी ग्रो कर रही है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे वियतनाम तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन वियतनाम भी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, उसी तरह उज़्बेकिस्तान भी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। तो उसके खिलाफ एक अपसेट निकाल सकती है, और बांग्लादेश को अपने डायस्पोरा प्लेयर्स को लाना होगा। बांग्लादेश के सब्सक्राइबर्स मेरे से जितना मर्जी डिसएग्री करें इस बात पे, मैं इस बात पे अड़ा रहूँगा कि बांग्लादेश को ओवरसीज़ प्लेयर्स चाहिए विमेंस टीम के अंदर, कम से कम 3 या 4। अनीका रानिया सदीकी को लेके आओ, लेफ्ट विंगर है वो, स्वीडन की टॉप टियर में खेलिए, ट्रायल्स लो उसके, अगर वो गुड इनफ है तो उसको खिलाओ बांग्लादेश में, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का सवाल है दोस्तों, ये वर्ल्ड कप का मामला है। यू आर गोइंग टू फाइट फॉर द वर्ल्ड कप प्लेस, ये बच्चों का खेल नहीं है। टीमें देखो भाई, कोरिया चाइना है सामने, तो आपको 3 से 4 ओवरसीज़ बांग्लादेशी प्लेयर्स विमेंस टीम में चाहिए ही चाहिए हैं, और ये बात मैं करता रहूँगा, बेशक आप डिसएग्री करो, मुझे कोई मसला नहीं है। बांग्लादेश के अंदर विमेंस का लीग होनी चाहिए, विमेंस लीग करवाओ,
नवंबर में करवाते हो नवंबर में करवाओ, अक्टूबर में करवाते हो अक्टूबर में करवाओ, मुझे नहीं पता कब करवाते हो, बट 3 महीने की विमेंस लीग होनी चाहिए बिफोर द एशियन कप, जो कि मार्च में होने वाला है। 1 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा आपका एशियन कप विमेंस का। तो मार्च से कम 3 महीने की लीग एटलीस्ट बोल रहा हूँ, वो बांग्लादेश को करवानी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप 3 पॉइंट्स लो और 3 पॉइंट्स लेके अच्छे गोल डिफरेंस के साथ क्वार्टर फाइनल में जाओ और फिर क्वार्टर फाइनल में अपने ओपोनेंट को बीट करो। ये हो सकता है भाई, सिर्फ 2 मैच जीतने हैं वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए, सिर्फ 2 मैच। क्वार्टर फाइनल हारने के बाद भी चांस मिलेगा प्लेऑफ का। तो ये चीज़ है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये मेरी अभी तक सोच है। आई थिंक 1 मैच बांग्लादेश निकाल सकता है और 1 मैच इंडिया भी निकाल सकता है। मुझे चाइनीज़ टाइपे के ख़िलाफ़ ज़्यादा इंडिया की उम्मीदें नहीं है, हालांकि इंडियन फैंस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चाइनीज़ टाइपे को वहाँ पे। तो वो एक चीज़ है। बट एक चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि ज़ीशान शफ़ी के साथ जो अभी हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट की कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं व्हाट्सएप पे, ये उन्होंने ट्वीट की है, ठीक है, और उनको एक ऐसे बंदे से धमकियाँ मिल रही हैं जिसने PFF के ऊपर एलिजिडली अटैक किया था, रिपोर्टेडली वो अटैक कर चुका है, ठीक है, PFF हाउस के ऊपर, और उनको धमकियाँ मिल रही हैं। और वो बंदा जो है वो अपने आप को कह रहा है कि जी मैं मोहसिन गिलानी साहब का एडवाइज़र हूँ, एडवाइज़र टू द PFF प्रेसिडेंट, वो बंदा ये कह रहा है। तो इस मामले में मैं ज़ीशान शफ़ी के साथ खड़ा हूँ। मेरे उनसे जो मर्ज़ी इख्तलाफात हों, जो कि मेरी कुछ चीज़ों के ऊपर होंगे और उनके भी मेरे साथ कुछ चीज़ों पे होंगे, लेकिन यही जमहूरियत का हुस्न है, ठीक है, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी, कि आपके इख्तलाफात होते हैं लेकिन आप दुश्मनी नहीं करते किसी से, सही है। तो बात यह है कि ये जो ज़ीशान शफ़ी के साथ हो रहा है, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, मैं इसको कंडेम करता हूँ एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, एज़ अ पर्सन हु लव्स पाकिस्तान फ़ुटबॉल, और जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल की बेहतरी चाहता है, ठीक है। आप इस बुनियाद पे FIA की धमकियाँ नहीं दे सकते किसी को। अगर आपके जो PFF है उसके अंडर 23 ट्रायल्स पे कोई सवाल उठा रहा है, ठीक है, अगर कोई सवाल उठा रहा है कि आप जो हैं किस तरह की अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, आपके मोहसिन गिलानी साहब, और आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी में किस तरह के लोग बैठे हैं और कांग्रेस मेंबर में किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, इस बात के ऊपर आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते, ना ही आप डेफेमेशन केसेस कर सकते हैं। वरना ये लिख दें, प्रेस रिलीज़ जारी कर दें, ठीक है, आज आप एक प्रेस रिलीज़ लिख दें, अगर आपने ये काम करने हैं ना, PFF ने अगर ये काम करने हैं, वो एक प्रेस रिलीज़ लिखें, उसमें लिखें जो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल कॉन्टेंट क्रिएटर है अगर वो PFF को क्रिटिसाइज़ करेगा, मोहसिन गिलानी को क्रिटिसाइज़ करेगा, तो हम उसको जेल में डाल देंगे। इसलिए पाकिस्तान पे कंटेंट मत बनाओ अगर तुमने तनकीद करनी है PFF पे और PFF प्रेसिडेंट पे, क्योंकि आपने इन्हीं बुनियादों के ऊपर मिस्टर ज़ीशान शफ़ी को धमकियां दी हैं FIA की कि हम तुम्हें FIA में डेफेमेशन केस में पकड़वाएंगे। वो ज़ीशान शफ़ी साहब तो बाहर बैठे हुए हैं। कल को ये आपको बोल सकते हैं अगर आप एक इंस्टाग्राम पेज चलाते हो, कल को आपको बोल सकते हैं अगर आप यूट्यूब या फेसबुक चलाते हो या टिकटॉक चलाते हो, किसी को भी पकड़ के ये धमकियाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर PFF ने अपना निज़ाम इस तरह चलाना है ना, अंडर शाहिद खोकर एंड अंडर दिस मैन जो ये धमकियां दे रहा है इस वक्त, और जो अपने आप को क्लेम कर रहा है कि मैं तो PFF प्रेसिडेंट का एडवाइज़र हूँ, जो कि ये है नहीं, तो फिर मैं आपको बता दूं कि अगर ये निज़ाम आपने चलाना है तो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फैंस में से भगत सिंह भी निकलेगा, मंटो भी निकलेगा और हबीब जालिब भी निकलेगा, और फिर जो रिएक्शन आएगा ना वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात मैं आपको बता दूँ। आप इस तरह किसी को धमकियां नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज अ मैन इज़ स्पीकिंग आउट हिज माइंड, और वो तमीज़ के दायरे में रह के आपकी PFF को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और आपके अंडर 23 ट्रायल्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा है जो कि एम्बिगुअस हैं। तो आप किसी को उसके ओपिनियन की बेस पे जेल में नहीं डाल सकते हो और ना ही डेफेमेशन केसेस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज यू डोंट एग्री विद हिम। तो इस तरह की बगावत आपके ख़िलाफ़ होगी, उसके लिए तैयार रहिएगा फिर। तो यही है आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून। टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।